तो मैग्नेटिज्म के टॉप पीवाईक्यूज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो क्वेश्चंस जो कि फिर से रिपीट होने की भी अच्छे खासे चांसेस हैं और बेसिकली मैग्नेटिज्म के मस्ट नो क्वेश्चंस में आते हैं। इस सेशन में डिस्कस करेंगे। मेक श्योर इस सीरीज के नोट्स आपको J1 ऐप के टॉप पीवाईक्यू खजाना सेगमेंट में मिल जाए। पीवाईक्यू खजाना में जाइएगा J2025 फोल्डर में एंड टॉप पीवाईक्यू, वहाँ पे आपको आज के सेशन के नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ अपने नेशनल टॉपर्स का ये कहना है कि उनके इतने अमेजिंग मार्क्स ग्रेविटी बैच के क्रिस्प रिविजन्स और जेएमपीपी की रेगुलर प्रैक्टिस से आए हैं। तो बहुत ही क्रूशियल है बच्चों के आप रिविजन्स एंड प्रैक्टिस करते रहें अपने अपकमिंग जेई मेन से पहले फ्रॉम ग्रेविटी एंड फ्रॉम जेएमपीपी। तो चलिए बच्चों यहाँ से चालू करते हैं अपना डिस्कशन। यहाँ पे देखो एक जो मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है जो कि हर साल ही आ रहा है, ये न्यूमेरिकल फॉर्मेट में भी आता है और थ्योरेटिकल फॉर्मेट असर्शन रीजन में भी आया हुआ है। तो ध्यान देना, असर्शन ये कह रहा है कि ऑक्सीजन जो है O2+, ऑक्सीजन क्या है O2- सॉरी, एंड हाइड्रोजन आयन H+ एंटर नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड इक्वल मोमेंटम गिवन है। तो उस केस में क्या O2- का स्मॉलर कर्वेचर होगा H+ से, इस तरह से ये बोल रहा है। असर्शन ट्रू है या नहीं पहले अपने को देखना है। और बेसिकली इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट लग रहा है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद स्पीड v हैविंग चार्ज q mv/qb। तो ये फॉर्मूला सभी को पता है। ये वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कंसेप्ट है इस चैप्टर में, जिस पे क्वेश्चन हर साल आता ही है। ठीक है, तो पहला जो सेगमेंट है आपका दे रखा है असर्शन में, O2- एंड H+, दोनों का क्या है बच्चों, इक्वल मोमेंटम। अब ये भी कई बार दिया रहता है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी भी कई बार दिया रहता है। तो इक्वल मोमेंटम मतलब mv दोनों का सेम है, ठीक है, बट q चार्जेस अलग अलग है ना। O2- है, H+ है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, रेडियस फॉर O2- R1 बोल देते हैं, दैट इज P डिवाइडेड बाय 2E इंटू बी, एंड रेडियस फॉर H+ सेम P, क्योंकि लीनियर मोमेंटम सेम है दोनों का, EB। तो यहाँ पे सेम नहीं है, इनफैक्ट 1:2 का रेशियो है इनका। और किसका रेडियस कम है, O2- का रेडियस कम है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ O2- आयन स्मॉलर कर्वेचर लिखा हुआ है, मतलब असर्शन करेक्ट है। ठीक है, समझ आ रही बात। जिसका चार्ज ज़्यादा है, ओरली भी किया है, इन क्वेश्चंस को ओरली ही करना है, जिसका चार्ज ज़्यादा है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, दैट इज गिवन व्हेन द मोमेंट आर इक्वल। ओके, रीजन बोल रहा है कि प्रोटॉन विद सेम लीनियर मोमेंटम एज एन इलेक्ट्रॉन विल हैव स्मॉलर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑन एंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर। तो क्या सेम लीनियर मोमेंटम होने के बाद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन का कम होगा या इलेक्ट्रॉन का कम होगा, वो भी देख लेते हैं। तो वी नो दैट प्रोटॉन के लिए या इलेक्ट्रॉन के लिए, दोनों ही के लिए, क्योंकि चार्ज सेम है और लीनियर मोमेंटम भी सेम है, ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों, क्योंकि दोनों का चार्ज क्या है, प्लस ही और माइनस ही, बस सेंस ऑफ डायरेक्शन है ना। अगर कोई एक क्लॉकवाइज जा रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, यही एक चीज डिफरेंट होगी, बट दोनों का अलग अलग रेडियस नहीं होगा, सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो दैट मेक्स द रीजन रॉन्ग, एंड ऑफ कोर्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज रॉन्ग। तो इस तरह के सिंपल सवाल हर साल आ रहे हैं। इस तरह के और भी कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्मेट में भी देखेंगे, बट कम टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट वॉज, एंड इट स्टिल इज डाउट ऑफ many of the students। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना। मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग स्ट्रेंथ के B1 एंड B2 आपको दो सेगमेंट्स में दे रखे हैं, एंड चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इंटरफेस पे किसी भी इंस्टेंट पे मूविंग इनटू रीजन 2 विथ वेलोसिटी v एंड रिटर्न्स टू द इंटरफेस गिवन है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना बिफोर यू गेट इनटू द सॉल्यूशन। It continues to move into region 1 and finally reaches the interface again, है ना। तो what is the displacement of the particle along the interface इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। एक डायग्राम भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ध्यान देना क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चा, कि आपको एक चार्ज पार्टिकल जो कि एट इंटरफेस एट एनी इंस्टेंट है मूविंग इनटू रीजन 2 दिया हुआ है ना। तो चार्ज पार्टिकल इंटरफेस पे है और लेट्स से v वेलोसिटी से रीजन 2 में मूव कर रहा है। तो v क्रॉस भी लगाएंगे हम, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लगाएंगे, तो वो इस तरह से एक कर्वेचर में जाएगा, ठीक है, जिसका कोई तो रेडियस ऑफ कर्वेचर लेट से R2 होगा, एंड इट रिटर्न्स टू द इंटरफेस, मतलब फिर से इंटरफेस पे आ गया क्योंकि सेमी सर्कुलर मोशन इसने कर ही लिया है। उसके बाद इट कंटिन्यूज टू मूव इनटू रीजन 1 एंड फाइनली रीचेस द इंटरफेस अगेन, है ना। तो एज वी कैन सी क्वेश्चन में B2 ग्रेटर देन B1 दिया है, एंड ऑफ कोर्स द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेम विच इज R इक्वल टू mv/qb, जो कि पिछले वाले क्वेश्चन में भी है। तो कंसेप्ट इस क्वेश्चन का अभी भी वही है, ठीक है।
और आपको समझना है कि अगर इसका स्पीड सेम रहता है, स्पीड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वैसे भी चेंज नहीं होने वाला है, चार्ज सेम है, बस मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट है अलग अलग रीजन्स में, तो क्या होने वाला है बच्चा इसका B2 और B1 अलग अलग होने की वजह से रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग होगा ना। B2 ग्रेटर देन B1 क्वेश्चन में दिया है, बोला R2 लेस देन R1 होगा, यानी कि इस तरह से विद अ ग्रेटर R1 ये रीजन 1 में मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। तो क्वेश्चन ने आपको पूछा है डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंटरफेस, यानी कि दिस गैप। इज द क्वेश्चन क्लियर नाउ? मेक श्योर यू रिपीट, मेक श्योर यू पॉज द वीडियो एंड एक बार क्वेश्चन को समझ लेना, डायग्राम खुद से एक बार बना लेना, ठीक है। वंस यू डू दैट द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंटरफेस है, दिस इज एक्चुअली नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ द डायमीटर्स इन द टू सेमी सर्कुलर पाथ, है ना। डायमीटर क्यों? क्योंकि ये भी R1 है, ये भी R1 है ना, ये भी R2 है, ये भी R2 है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं R1 ग्रेटर देन R2 है, बिकॉज B2 ग्रेटर देन B1 दिया है, तो ये अपन लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन देयर डायमीटर्स 2R1 माइनस 2R2। एंड यहाँ पे R को आप क्या लिख सकते हैं, MV अपॉन QB, है ना। तो एक में B1 है, एक में B2 है, MV बाई Q कॉमन भी ले सकते हैं, एंड दिस एक्चुअली बिकम्स योर आंसर ओनली, है ना। उतना लेंथी क्वेश्चन नहीं है, जेईई मेन लेवल ही रिमेंबर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि यहाँ पे आपको मैच करता हुआ दिखेगा, है ना। तो इफ यू टेक B1 कॉमन एज इज गिवन इन मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस, B1 को कॉमन लेके आपका 1 माइनस B1 बाई B2 फॉर्म आ जाएगी, विच आई थिंक इज डी ऑप्शन, ठीक है। डी ही है क्या इसका आंसर? ठीक है, हाँ। तो ये अप्रैल में क्वेश्चन आया था, जो कि देखने में या समझने में एक्चुअली ज़्यादा एफर्ट ले रहा था, सॉल्व करने में उतना एफर्ट इसमें नहीं है। तो मेक श्योर इस तरह के क्वेश्चन आप अपने शिफ्ट्स में मिस ना करें। मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन विच इज़ अगेन अ वेरी रिपीटेटिव क्वेश्चन। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि देखो ये 25 का सवाल है, लेकिन पहले 23 में, है ना, इनफैक्ट 24 में भी शायद आया हो इसी तरह का एक थोड़ा सा अलग सवाल। कह रहे कि इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एंड वेलोसिटी V इक्वल टू V नॉट आई कैप मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड बी एन जे कैप में। इनिशियली डी ब्रॉगली वेवलेंथ T इक्वल टू 0 पे लैम्डा नॉट है, एंड फाइनल वैल्यू T टाइम के बाद क्या होगी। नाउ वी नो दैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कंसेप्ट क्या है बच्चों, H बाय P या H बाय MV इज द कंसेप्ट ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एज लॉन्ग एज पार्टिकल का वेलोसिटी V रहता है ना। इस क्वेश्चन में क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, ऑब्वियसली डायरेक्शन, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, डायरेक्शन चेंज होगा बट मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। डायग्राम वगैरह भी बना सकते हैं बट इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन के बिकॉज स्पीड ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज, है ना। और स्पीड क्यों नहीं चेंज होती? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क नहीं करता, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की कांस्टेंट रहती है। ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो एज द स्पीड ऑफ पार्टिकल डजंट चेंज, लैम्डा रिमेन्स लैम्डा नॉट which is h divided by mv remains as v। तो ये आपका डी ऑप्शन इसका आंसर आता है। ऑल्दो द अदर ऑप्शंस आर लुकिंग वेरी लाइक इंट्रीगिंग कि कोई बच्चा शायद टी एज फंक्शन ऑफ टाइम मार के ए को या डी को या सी को तुक्का मार सके, बट ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन में। सिंपल कंसेप्ट है, बिकॉज द स्पीड डज नॉट चेंज, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड डज नो वर्क इन चेंजिंग द स्पीड ऑफ द या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। यू कैन आंसर दिस राइट अवे। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन देखना, यहाँ पे एक अलग थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। चार्ज क्यू मास एम दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी ई दे रखा है ना। तो यहाँ पे अगेन ग्राफ वाला भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इसी तरह के ग्राफ वाले क्वेश्चन आपको भी आ सकते हैं। रेडियस आर ऑफ द पार्टिकल क्या होने वाला है? तो एज अगेन वी नो कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है। ये फॉर्मूला सभी को पता ही है। एम वी कैन बी रिटन एज पी बाई क्यू बी and p with a linear momentum can be written as root of 2mk by qb। अब k को e दे रखा है तो e लिख रहा हूं मैं इस क्वेश्चन में कि आपको काइनेटिक एनर्जी रूट ऑफ 2m k की जगह पे e लिखना है, लीनियर मोमेंटम की जगह पे वो रखना है। तो एज वी कैन सी रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू e का अंडर रूट, या e इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। एंड जब भी चार ग्राफ वाले ऑप्शन होते हैं ना, एक चीज जरूर करो, मैंने अपने बच्चों को बता ही रखा है कि ये चीज़ आपको हमेशा करनी, वरना कन्फ्यूजन हो जाता है और वो मिसक्लिक हो जाता है। मतलब कंसेप्ट आता है फिर भी नंबर चले जा रहा है वो नीचे आपको। तो मेक श्योर कि आप इस तरह की सिचुएशन में अपना ग्राफ बना लें। यू मेक योर ओन ग्राफ विथ आर वर्सेज ई, आर ऑन द वाई एक्सिस, ई ऑन द एक्स एक्सिस, देन यू कैन कंपेयर देम, है ना। कि भाई आर वाई एक्सिस पे तो वाई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स,
या y इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ x कैसा दिखेगा बच्चे अपने को, है ना, क्योंकि x स्क्वायर होता था ऐसा पैराबोला दिखता है, बट ये ऐसा पैराबोला है, देयरफॉर द आंसर इज डी ऑप्शन, है ना। तो कई बच्चे इसमें जल्दबाजी में बी लगा के आगे थे, आई रिमेम्बर, बट देन वही बात है, पैराबोलिक आपका ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, और y और x में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, आई होप इसका डी ही है। चलिए, तो एक तो इस तरह का क्वेश्चन जो कि रेडियस पे आता ही जा रहा है लगातार, ध्यान में रखना, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से हो जाते हैं सारे क्वेश्चन। एंड अब यहाँ पे देखना थोड़ा अलग कुछ है शायद, हाँ, टाइम रिक्वायर्ड पूछा था इस क्वेश्चन में, और ये थोड़ा क्लासिक क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई जरूर करना। अब सारे ही क्वेश्चन सिंपल हैं, किसी क्वेश्चन में थ्योरेटिकल कोई कंसेप्ट लग रहा है, किसी में न्यूमेरिकल है, यहाँ पे कैलकुलेशन है थोड़ी सी, तो इट रिटर्न्स टू द ओरिजिनल लोकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब टाइम पीरियड पूछ रहा है क्वेश्चन, और टाइम पीरियड ऑफ द सर्कुलर मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड 2πm/q फॉर्मूला शायद आपको मालूम होगा, नहीं होगा तो एक बार इसका रिवीजन देख लेना बच्चा, है ना। सारे ही इन टॉपिक्स के रिविजन्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, एक बार सर्च करना मेरे नाम से, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो मैग्नेटिक फील्ड में कितना टाइम रिक्वायर्ड है ये पूछ रहा है, तो 2π एज इट इज लिख देता हूँ। एम क्या दे रखा है देखना, 16 माइक्रोग्राम, है ना। अच्छा, माइक्रोग्राम में लास्ट ईयर भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलीग्राम माइक्रोग्राम में थे, कई बच्चे कंफ्यूज हुए थे, ध्यान देना बच्चा। माइक्रो इज 10⁻⁻6, ग्राम इज 10⁻⁻3 kg, है ना। माइक्रोग्राम हो जाता है 10⁻⁻9 SI यूनिट kg में, है ना। उसी तरह से मिलीग्राम भी था 10⁻⁻3 तो 10⁻⁻6 था उस क्वेश्चन में, शायद पिछले सेशन में ही मैंने बताया था। एंड क्यू क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, 1.6 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो एक बार सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में, कुछ एक अलग बात है जो कि मैं आपको बताने ही वाला हूँ थोड़ी देर में। मेक श्योर यू डू योर ओन कैलकुलेशंस एंड नॉट जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन। यहाँ भी 1.6 था ना, 16 ही था, 1.6, ओके। तो 16 था तो ये कैंसिल हो गया, 10 भी आ रहा है मेरे पास, 10⁻⁻6 एज इट इज कैंसिल हो गया, एंड दिस इज कमिंग टू 10⁻⁻2 SI यूनिट, मतलब सेकेंड में, ठीक है जी। 2π कैंसिल हो गया, ये 10 हो गया, और 10⁻⁻2 सेकेंड, यानी कि 0.01 सेकेंड इसका आंसर आ रहा था, ठीक है। 0.01 सेकेंड इसका आंसर आ रहा था, लेकिन द क्वेश्चन वाज मेंट टू आस्क यू मिली सेकेंड प्रोबेबली, यहाँ पे सेकेंड लिख दिया, और इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो इंटीजर आंसर तो नहीं आ रहा है, इंटीजर टाइप आउटपुट आना चाहिए। तो इसका पहले आंसर उन्होंने शायद 10 या 100 कुछ दिया था, एंड उसको बाद में चेंज करके उन्होंने 0 आंसर किया था, है ना, बिकॉज द आंसर इज सपोज टू बी एन इंटीजर राउंडेड ऑफ लाइक दिस, है ना। तो 0 इसका आंसर एक्चुअली है ना, ऑल्दो दे वर नॉट मेंट टू गिव इट एज 0, बिकॉज उन्होंने शायद यहाँ पे यूनिट्स में मैसअप कर दिया, यहाँ पे माइक्रो या मिली सेकेंड, मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लग रहा है मिली सेकेंड लिखा होता तो 10 मिली सेकेंड इसका आंसर हो जाता। चलिए, तो दिस वाज वन थिंग। एंड अनदर सोलेनॉइड टाइप के क्वेश्चन, करंट दे रखा है, इलेक्ट्रॉन एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि मैग्नेटिक फोर्स से आता है ना, मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चंस पे आएंगे अपन थोड़ी देर में। अब इसमें टाइम पीरियड दे रखा है, ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन में पूछा था, इसमें नैनो सेकंड में टाइम पीरियड दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल पूछा है, बाकी सारी वैल्यूज आपको दे रखी है। तो अगेन वी नो दैट टाइम पीरियड इक्वल टू 2πm/qb का क्वेश्चन है, m और q शायद इलेक्ट्रॉन है तो e भी लिख लेता हूं मैं, और b को μ0 Ni लिख रहा हूं मैं। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड, तो μ0 Ni वैक्यूम है या कोई और मीडियम में चेक कर लिया करो, वैक्यूम ही लिख रहा है अपने को यहाँ पे। तो यहाँ से देखना बच्चा, इसमें n निकालना है आपको, और एक बार इसको रीअरेंज कर ले फिर कैलकुलेट करें, दैट इज हाउ आई डू इट, अवॉइड्स द कंफ्यूजन। कई बार होता है ना सिलेबस टेक आपकी ज़्यादा हो रही, तो आप इसको पहले जनरल फॉर्म में लास्ट तक लिखो, उसके बाद कैलकुलेशन करो, समझ रहे हो। जनरल फॉर्म में लिखने के बाद लास्ट में, लास्ट स्टेप पे कैलकुलेशन करो, कई चीज़ें कैंसिल भी हो जाती। तो 2π को एज इट इज रख दो। मास क्या है इलेक्ट्रॉन का, दे रखा है आपको 9 × 10⁻31 kg, μ0 आपका 4π 10⁻7, एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपका 1.6 10⁻19। तो करंट की वैल्यू शायद 1.5 यस दे रखी है, एंड टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन नैनो सेकेंड, मतलब 10⁻9, है ना, 10⁻9 नैनो सेकेंड में आपका ये हो जाएगा। तो ये क्या कैलकुलेशन आती है, लेट्स कैलकुलेट दिस नाउ। दिस इज ट्वाइस
1.5 इज 6 टाइम्स, है ना, एंड ये 6 आ ही गया है अपना, ये अपना कितना हो जाएगा, ट्वाइस एंड दिस इज 25, है ना। तो 25 इंटू 250 एंड डिनोमीटर में मैं 16 इंटू 5 कर रहा हूँ, 10 की पावर्स को मैं सभी, ये 2 भी कैंसिल ही कर देता है। हाँ बट इसको एक बार मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, 10 की पावर में क्या आएगा देखो, -31 प्लस 19 प्लस 9 मतलब 28 हो गया, मतलब -3 हो गया, -3 प्लस 7 इज +4। तो ये मेरे पास सो फार आ रहा है, एक बार और कैलकुलेट कर लेंगे, एंड ये भी अगर मैंने 2 कैंसिल कर दिया तो 8 5 जब 40, यानी कि 10,000 डिवाइडेड बाय 40 जैसा कुछ आ रहा है अपने पास, यानी कि 250 इसका आंसर आ रहा है। चेक कर लेंगे, बट यस आपको क्या पूछा था, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर ही पूछा था, कई बार सेंटीमीटर में भी पूछते, तो 250 विल बी माय फाइनल आंसर, पर मीटर इसके यूनिट्स हो जाते हैं। 250 था ना यार इसका, शायद 2-3 क्वेश्चन थे जिनका 250 था लास्ट, हाँ, दिस इज 250 एंड दैट इज द कैलकुलेशन वर्क जो कि आपको इस क्वेश्चन में करना पड़ रहा है। बाकी टाइम पीरियड के, रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूले पे ये क्वेश्चंस हो रहे हैं। चलिए, प्रोटॉन अनडिफ्लेक्टेड मूव कर रहा है एक रीजन जहां पे क्रॉस्ड मतलब कि परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो आपको लेक्चर्स में याद होगा मैंने हर बार क्रॉस्ड शब्द पे आपको काफ़ी एम्फोसाइज किया है कि यार ये लैंग्वेज यूज होती है जेई मेन में। तो क्रॉस्ड मतलब परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड दे रखी है, कांस्टेंट स्पीड है, इनफैक्ट अनडिफ्लेक्टेड है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया आपने, प्रोटॉन मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ दे रखा है ना। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब सर्कुलर पाथ का रेडियस दे रखा है, मतलब इन दिस पार्ट ऑफ द मोशन द पार्टिकल इज डूइंग r इक्वल टू mv/qb, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, and in the first part of the question where there are both electric and magnetic field and it is moving undeflected, what concept do we use बच्चों, undeflected जा रहा है, मतलब क्या है यार, fe इक्वल टू एफ बी है, याद है, जिससे क्या कंडीशन आती है, वेलोसिटी सेलेक्टर की कंडीशन ना, क्या थी वेलोसिटी सेलेक्टर की कंडीशन कि आपका v इक्वल टू e/b था। ठीक है, तो दो कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं, और इसमें आपको क्या पूछा है देख लो, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, अपने एंड पे कैलकुलेशन भी कर लेना, है ना। डोंट जस्ट लुक एट दीज क्वेश्चंस, मेक श्योर यू आर ऑल्सो पुटिंग इन एफर्ट। अगर आपने ये ऑलरेडी नहीं किया है तो, अरे कर रखे तो वो रिविजन हो रहा है आपका। चलो, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछा है तो लेट्स कीप RQB इक्वल टू MV की जगह पे E/B लिख रहा हूँ मैं, देयरफॉर E क्या आ जाएगा अपने पास, QE कैपिटल B स्क्वायर बाय M। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन कर लेते हैं इस पॉइंट पे। E क्या है, चार्ज ऑफ द पार्टिकल 1.6 प्रोटॉन था, नहीं प्रोटॉन ही था ना, और मास भी दे रखा है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 दे नहीं रखा है बट यूज कर लो। और ये क्या था यार, R था यहाँ पे, रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन विच इज 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स। ठीक है ना। B स्क्वायर कितना हो जाएगा, अच्छा V दे रखा है, ठीक सही नहीं है, यहाँ पे मैंने V को सब्सिट्यूट कर दिया, आई शुड बी सब्सिट्यूट B इंस्टेड, है ना, क्योंकि B क्वेश्चन में नहीं दिया है। ओके, दिस इज B निकालना है, एंड B नहीं दिया क्वेश्चन में, तो B कितना आ रहा है, MV/QR, पूरा ही लिख लेता। चलिए, है ना, तो 1/B की जगह पर लिख दूंगा MV/Q, 1/B की जगह पे V/E। ठीक है, तो वही बात है, E निकालना था क्वेश्चन में, वी हैव टू कैलकुलेट दिस बिट, लेट्स मेक द कैलकुलेशन। 1.6 इंटू 10⁻⁻27, V स्क्वायर इज 4 इंटू 10⁻10, मैंने स्क्वायर कर दिया V को ऑलरेडी, इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19, एंड रेडियस आपका 2 सेंटीमीटर मतलब 0.02 मीटर्स दे रखा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैंसिल हो रही है, हम आंसर दिख भी रहा होगा आपको, एक बार अपनी कैलकुलेशन ऑब्वियसली आप कर ही लेंगे,
एंड 10⁻27 प्लस 10 माइनस 17, 10⁻2 यहाँ पे आ गया, तो 400 बाय 0.02 मेरा आ गया है सो फार, एंड इससे 20,000 आता है शायद ना, 4 zeros एंड 2 आ जाता है. सो व्हाट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकम्स, 10⁻4 में आंसर करना था तो 2 यूनिट्स इसका आंसर आ जाता है. ठीक है बच्चा, ओके. तो नॉट अ बिग डील, मतलब the concepts you already know have been coming regularly in JEE main. Only thing is sometimes you need to calculate and make sure you calculate without any errors. चलिए, coming back to theoretical questions, assertion क्या बोल रहा है, electron in a certain region of uniform magnetic field is moving with a constant velocity. As I said in the previous question, constant velocity से move कर रहा है, इसका क्या मतलब है बच्चा, undeflected move कर रहा है, इसका क्या मतलब है. तो कई बार ये word undeflected यूज करते हैं, like in the last question, एंड कई बार ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. तो दैट मीन्स व्हाट, या तो वेलोसिटी सेलेक्टर हो सकता है, या फिर देखना रीजन क्या बोल रहा है कि देयर इज मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन अलोंग द वेलोसिटी. तो इज दैट मेकिंग सेंस. इमेजिन एन इलेक्ट्रॉन, आंसर करना ABCD आपका, कि वेलोसिटी इसकी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है, तो डू यू थिंक इट कैन मूव अनडिफ्लेक्टेड. इन दैट केस फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता था, EV क्रॉस B क्या हो जाता है बच्चों ना. तो पैरेलल वेक्टर्स हैं, फोर्स 0 हो जाएगा, मतलब अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा. समझ रहे हो, ठीक है ना. तो ये वाली सिचुएशन है जहाँ पे फोर्स बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0, एंड ऑब्वियसली बोथ असर्शन एंड रीजन आर एक्सप्लेनिंग ईच अदर ऑल्सो. ओके, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन एंड लुक एट दिस क्वेश्चन. नाउ दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो कि मेरे को लगता है कि आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए. एंड इसी के दूसरे फॉर्मेट्स रिपीट भी हुए पास्ट में, ये थ्योरेटिकल पोर्शन ही है. अभी हम वेलोसिटी सेलेक्टर वाले सेगमेंट में आ ही चुके हैं पिछले 3 क्वेश्चन से. तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना. प्रोटॉन है इस बार, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी पासेस थ्रू रीजन विदाउट एनी चेंज इन इट्स वेलोसिटी. अगेन लुक एट द लैंग्वेज, विदाउट एनी चेंज इन इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, या इट मूव्स अनडिफ्लेक्टेड, है ना, जैसे कि इन सवालों में दे रखा है ना, अनडिफ्लेक्टेड. तो ये सारे सेम कैटेगरी के क्वेश्चन है जिसमें वेलोसिटी सेलेक्टर का भी कंसेप्ट कहीं ना कहीं आ रहा है. तो क्या लग रहा है, व्हाट कैन हैपन इफ इट इज मूविंग अनडिफ्लेक्टेड. कैन यू हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ जीरो. बच्चा, अगर चेंज इन वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो क्या वो सिचुएशन में हो सकता है जहाँ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही 0 है. ऑब्वियसली दोनों 0 है तो दोनों का फोर्स क्या होगा, 0, तो अनडिफ्लेक्टेड मूव कर ही जाएगा, राइट. कैन यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एंड मैग्नेटिक फील्ड नॉन 0. समझ गया क्वेश्चन. Can you have electric field 0 and magnetic field non-zero? Yes, we just saw in the previous question कि velocity और magnetic field अगर parallel है, in that case force due to the magnetic field 0 हो जाएगा, मतलब undeflected move करेगा. ये भी possible है when electric field is 0 and magnetic field is non-zero. ठीक है. And the last possibility where both are non-zero is also possible because in that case FB equal to FE हो जाता है और वेलोसिटी सेलेक्टर की सिचुएशन आ जाती है ना. तो V इक्वल टू E/B फॉर्मूले में, यानी कि जिस पॉइंट पे वेलोसिटी सेलेक्टर आ जाता है, ये पॉसिबिलिटी है. मतलब एक ही पॉसिबिलिटी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो नहीं होना चाहिए. ऐसा क्यों, देखना, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो, फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो, दैट इज बाउंड टू एक्सेलरेट द प्रोटॉन, है ना, एक्सेलरेट्स द चार्ज फॉर श्योर. और एक्सेलरेट करेगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना. डायरेक्शन भी चेंज होगा और मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा. तो ऑब्वियसली ABD पॉसिबिलिटी अपने सामने बन रही है. ABD किसमें, देख लो, C ऑप्शन में है. दैट बिकम्स योर करेक्ट आंसर. ओके, समझे कि नहीं, है ना. हर एक कोई भी पार्ट में दिक्कत है, पॉज कर, या तो वर्स्ट केस कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करूंगा. बट कोई भी पार्ट में प्रॉब्लम है तो एक बार खुद से सोचना कि दोनों 0 हैं तब भी अनडिफ्लेक्टेड जा सकता है बच्चा. सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तब भी अनडिफ्लेक्टेड जा सकता है, पैरेलल हो जब, ठीक है ना. दोनों नॉन जीरो है और एक सेटिंग है वेलोसिटी सेलेक्टर की, तब भी अनडिफ्लेक्टेड जा सकता है. तो यही वो सिचुएशन है, यहाँ पे फोर्स लगेगा और अनडिफ्लेक्टेड नहीं जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. चलिए, लुक एट दिस क्वेश्चन, प्लीज ट्राई डू योर बेस्ट. एक और फॉर्मेट है
जो कि मैग्नेटिक फोर्स चैप्टर में ही आ रहा है ना, मतलब मैग्नेटिक फोर्स के लास्ट लेक्चर अगर आपको याद है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एमसीजी की वर्किंग अपन डिस्कस करते थे, उस पे बेस्ड वही स्टेटमेंट 4-5 स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन आ रहे हैं जेईई मेन में रिसेंट ईयर्स में, उस तरह का एक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देखने में लंबा लग सकता है बट ये सिंपल होते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल होते हैं ना बच्चा। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन टीडीएस हो सकते हैं बट ये वाले सिंपल होते हैं क्योंकि इनमें 4-5 स्टेटमेंट में से कोई भी 2-3 आते हैं, आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार पॉज करके ट्राई कर लेना। आई विल बिगिन एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो दिस क्वेश्चन इज अबाउट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंसेप्ट क्या था, एक बार रिवाइज कर लो। यार वहां पे के थीटा की जो टॉर्क थी ना, जो कि स्प्रिंग से बनती है, टॉर्शनल कांस्टेंट होता है के, अब वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की जो टॉर्क ही है एन इंटू, है ना, एम क्रॉस बी, मतलब एन इंटू, एक बार इसको एम क्रॉस बी ही लिखता हूँ बट यस एन इंटू आई ए बी, याद होगा आपको ये कंसेप्ट। और वहां से आपका ये करंट सेंसिटिविटी का कंसेप्ट थीटा पर यूनिट आई विच इज एन बी ए बाई के लिखता था मैं कुछ बुक्स में, आपको एन ए बी बाई के भी दिखेगा, है ना। ये आपका करंट सेंसिटिविटी का कंसेप्ट अगर आपको याद आ रहा है तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने इसका एक अलग वीडियो भी बनाया हुआ है कि करंट सेंसिटिविटी पे किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसको देख लेना क्योंकि ये पॉपुलर टॉपिक है जेईई में, इनको ये अच्छे क्वेश्चन बनाते वक्त ये टॉपिक याद आ जाता है अपेरेंटली। ठीक है, तो देख लेना। टॉर्शनल कांस्टेंट इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के डायमेंशंस पूछ रहा है पहला पार्ट। तो अपने को पता है कि टॉर्शनल कांस्टेंट क्या है, ये के चीज है ना। तो के के डायमेंशंस क्या हैं, टॉर्क के डायमेंशंस बाय थीटा के डायमेंशन। थीटा तो डायमेंशन लेस होते हैं, टॉर्क के डायमेंशन क्या, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस करते हैं तो वही एनर्जी वाले डायमेंशंस आते हैं। तो ये यहाँ पे दे रखा है, मतलब ए इज करेक्ट। समझ रहे हो कि नहीं। क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई कर लेना, मैं थोड़ा फास्ट डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ आज, वरना लंबा वीडियो बन जाएगा। तो सिंपल है, पहला पार्ट टॉर्शनल कांस्टेंट वो के, टॉर्क के डायमेंशन होते हैं जो कि एनर्जी के भी डायमेंशन होते हैं, टॉर्क और एनर्जी के सेम डायमेंशन होते हैं। Now, increasing current sensitivity may not necessarily increase the voltage sensitivity is a very important concept. Please pay attention. This is correct statement. क्या कह रहा है ये, यार करंट सेंसिटिविटी का तो ये फॉर्मूला है, सिमिलरली वोल्टेज सेंसिटिविटी का क्या फॉर्मूला होता है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी विच इज करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज डिपेंडिंग ऑन बोथ नंबर ऑफ टर्न्स एंड रेजिस्टेंस, है ना। तो आप अगर करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ टर्न्स को यूजुअली बढ़ाते हो, जैसे सी ऑप्शन में दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया, करंट सेंसिटिविटी डबल हो जाती है। बट डज नॉट मीन वोल्टेज सेंसिटिविटी भी डबल हो जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस भी डबल हो जाती है। ठीक है, तो इफ दिस इज गोइंग अबव योर हेड तो एक अलग वीडियो है बच्चा, वो इसीलिए मैंने बनाया कि यार करंट सेंसिटिविटी पे बहुत रेगुलरली क्वेश्चन आते हैं, उसका ध्यान रखना है आपको। करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी साथ साथ इंक्रीज जरूरी नहीं है करे, क्योंकि रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट हो सकती है या वेरिएबल हो सकती है ना। एक और फैक्टर आ गया यहाँ पे। तो एक तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। एंड वाई स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, प्लीज सी अगेन। ये कह रहा है कि इंक्रीजिंग करंट सेंसिटिविटी मे नॉट नेसेसरीली इंक्रीज वोल्टेज, है ना। तो सही कह रहा है ये, यार करंट सेंसिटिविटी को डबल कर दिया सपोज नंबर ऑफ टर्न्स से, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। मे नॉट इज अ वेरी गुड चॉइस ऑफ वर्ड, क्योंकि रेजिस्टेंस भी डबल हो जाता है। नंबर ऑफ टर्न्स डबल किए तो आपने वायर की लेंथ को बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गई, ऐसा होता है यूजुअली क्वेश्चंस में। ठीक है ना, तो दिस इज करेक्ट। सी वाला भी देखना, ये भी सिमिलर है। सी ये कह रहा है कि वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स n to 2n देन द वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल्स। अगेन दिस इज इनकरेक्ट। मतलब आपका बी जो कह रहा है ये सी एकदम ऑपोजिट कह रहा है। कैसे, ध्यान देना कि अगर आपने करंट सेंसिटिविटी को डबल कर दिया बाय टर्निंग द नंबर ऑफ टर्न्स डबल, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, एरिया की, और देखना सी डी और ई और सिंपल है, तो इसको आपने डबल कर दिया बट रेजिस्टेंस भी डबल हो जाए ये दे नहीं रखा है ना, क्योंकि जनरली नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने पे आपकी रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ द वायर डबल होगी, मतलब रेजिस्टेंस डबल हो गई। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल हो जाए ये गलत है, क्योंकि दोनों ही डबल हो गए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेन्स सेम। ये भी कई बार क्वेश्चन, एंड दिस इज अ गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस इन जेईई में। तो करंट सेंसिटिविटी, मेरा नाम जयंत नागदा करके सर्च करना, आपको मिल जाएगा शायद वो वीडियो, रिसेंटली ही किया है मैंने, एंड आपको वो चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी अच्छे, अगर इन केस नहीं पता। बाकी रेगुलर बच्चों को पता ही होगा, लेक्चर में भी मैं कई बार बता देता हूँ। लुक एट डी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड एमीटर बाय इंट्रोड्यूसिंग अ शंट रेजिस्टेंस। ये सही लग रहा है, बट यहाँ पे लार्जर वैल्यू लिख दिया है और पैरेलल लिख दिया। पैरेलल भी सही है वैसे, बट लार्जर वैल्यू नहीं, यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू होती है शंट रेजिस्टेंस की ना। तो एमीटर में स्मॉल वैल्यू होती है,
और वोल्ट मीटर में लार्ज वैल्यू इन सीरीज होता है, ये चीज़ आपको याद होगी करंट इलेक्ट्रिसिटी से। तो अगेन दिस इज रॉन्ग, एंड वही बात है कि 2-3 भी अगर आपको आ गए इसमें तो आप एलिमिनेशन से कर सकते हो। दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो मेक श्योर आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने आने चाहिए और उनको अवॉइड नहीं करना है। करंट सेंसिटिव मूविंग कॉइल कैन बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, तो बहुत ही गलत लिख दिया है ना। ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स है। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह के क्वेश्चन सिंपल हैं, आ ही रहे हैं, वो देखने में एक बार बड़े लग सकते हैं, इनको कभी भी छोड़ना मत। तो ए एंड बी ओनली देखो इसका आंसर हो जाता है, एंड दैट इज हाउ दिस क्वेश्चन वाज इन जनवरी 2025। ओके, ऑलराइट, चलिए मूविंग ऑन। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का ही एक और क्वेश्चन देखो क्या आया था कि इनकी दो अलग अलग मैग्नेटिक मोमेंट है कॉइल की, एंड N1 A1 B1 है ना, R2 रेजिस्टेंस सब दे रखा है। Assuming that torsional constant of the spring used is same in both the coils, the ratio voltage sensitivity पूछ लिया है, समझ रहे हो। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी जैसे मैंने पीछे बताया क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ध्यान देना। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन इन वोल्ट्स पर यूनिट वोल्टेज, है ना। तो V इक्वल टू आई आर, तो आपको पता ही है V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ है, एंड थीटा बाय आई करंट सेंसिटिविटी बाय आर होता है। तो ये चीज़ आप लिख लेना अपने फॉर्मूला शीट में, इस पे ऑफन क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया था इसका। एंड करंट सेंसिटिविटी एज यू गाइस नो इज NBA डिवाइडेड बाय K, तो ये एक और फॉर्मूला इसका बन जाता है। अब रेशियो वाला क्वेश्चन है, रेशियो निकाल दो, आंसर कर दो, ठीक है। आई एम गोइंग अहेड हियर टू फाइंड VS1 बाय VS2, ठीक है। N1 बाय N2 क्या आएगा, तो डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ है ना, N1 बाय N2 इज 15/21, ठीक है, कर दो ना। B1 बाय B2 इज 1/2, एरिया भी अलग अलग है, A1 बाय A2 इज 36/18, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है, एकदम ऊपर नीचे भी लिखा हुआ था एक्चुअली, तो दैट मेक्स दिस अ वेरी सिंपल। K की वैल्यू सेम है 1:1, एंड R1/R2 क्या हो जाएगा 5/7, ठीक है। Apparently everything here gets cancelled because this is 5 and this is 7 as well, and it comes 1:1 for this particular question, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर है, ओके। और टॉपिक बहुत छोटा सा था, इसको आप रिवाइज भी कर सकते हो फटाफट से 5 मिनट की। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चंस चालू है। तो मैग्नेटिक फोर्स में अपन ने डिस्कस कर लिया, मैग्नेटिज्म को अपन जनरली 2 पार्ट्स में डिस्कस करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स में वही रेडियस वाले क्वेश्चंस, टाइम पीरियड वाले क्वेश्चंस, करंट सेंसिटिविटी अब इनफ आता है, कब अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा, यही कंसेप्ट हैं जो कि आ रहे हैं। ग्राफ के भी आ गए, टाइम पीरियड रेडियस वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है बच्चा। मैग्नेटिक फील्ड इज इवन सिंपलर। मैग्नेटिक फोर्स ऐसे गले की हड्डी होता है, मैग्नेटिक फील्ड और सिंपल होता है। मैग्नेटिक फील्ड 2 वायर्स की वजह से है ना, लॉन्ग वायर्स है, मतलब इनफाइनाइट वायर्स का फॉर्मूला लगाना है। 6 सेंटीमीटर 5 एंड 4 एम्पियर दे रखा है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का देखो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, मैग्नीट्यूड तो निकाल लेते हैं, डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट इन मैग्नेटिज्म। ध्यान देना, ये वाला जो करंट है, लेट्स कॉल इट I1, की वजह से यहाँ पे P पॉइंट पे B1 इनसाइड होगा, है ना, और ये जो करंट है ऐसे जा रहा है, लेट्स कॉल इट I2, उसकी वजह से B2 आउटसाइड होगा, है ना। ये तो आपको पता ही है, डायरेक्शंस पता है कि नहीं, राइट हैंड थंब रूल से आपको B1 B2 आ जाएगा। एंड देन मैग्नीट्यूड निकालना, उससे पहले अपन डायरेक्शन निकालने कि नेट मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि B2 पास में है, I2 पास में, तो B2 बड़ा है, इज B2 माइनस B1 बिकॉज B1 B2 आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। वही बात है, म्यू नॉट I1 बाय 2πr लगा रहा हूँ, लॉन्ग पैरेलल वायर है, तो वो R1 R2 डिस्टेंस भी अलग अलग है, इसलिए ऐसे लिख लिया। जनरल फॉर्म में लिखो, हो सके जितना जनरल फॉर्म में लिखो, लास्ट में कैलकुलेशन करो, ये भी मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कई टाइम से। तो I1 देखना आप क्या है, आप 5 एम्पियर I1 लिया था अपन ने, है ना। अच्छा B2 पहले ले लिया था, ओके ओके। तो B2 क्या है देखो, 4 एम्पियर, एंड B2 का डिस्टेंस क्या है 4 सेंटीमीटर, है ना। डायग्राम देखते रहना, 4 एम्पियर बाय 4 सेंटीमीटर्स, विच आई एम राइटिंग एज 0.04 मीटर्स, चलेगा, माइनस 5 एम्पियर बाय 6 + 4 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो ये R2 है अपना 10 सेंटीमीटर, या R1 जो भी लिखा है ना। तो 5 एम्पियर बाय 0.1 मीटर लिख रहा हूँ 10 सेंटीमीटर को, और यही कैलकुलेट करना है आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में, 10⁻⁵, ठीक है। लेट्स डू इट, चलिए। तो 4 बाय 0.04 100 आ गया,
-50 आ गया, 2 है ये यहाँ पे, 10 की पावर -7 है ये। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कमिंग टू मी एज 50 इंटू 2 100 हो गया, 100 इंटू 10 टू द पावर -7 इज 10 टू द पावर -5 टेस्ला, ठीक है ना। 10 टू द पावर -5 में पूछा था, मतलब 1 आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। एंड आई डोंट नो वेदर 1 है कि नहीं, बट चेक कर लेना इसका। इस तरह के क्वेश्चन आपके आ ही गए थे। ओके, 1 ही था शायद। फिर आपको देखो ये वाला क्वेश्चन जिसमें आपको एक स्क्वायर लूप हमेशा पूछ लेते हैं। देखो स्क्वायर लूप, ट्रायंगुलर लूप एंड हेक्सागन का भी याद रख लो, उनके स्टैंडर्ड फॉर्मूले मैंने आपको रटवाए हुए हैं, नहीं याद है तो भी देखना कैसे निकालना है। साइड दे रखी होती, करंट दे रखा होता, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप पूछा होता है। तो या तो आपको पता है कि स्क्वायर लूप का मैग्नेटिक फील्ड 2√2 म्यू नॉट आई बाय पाई एल है या पाई ए है, वेयर ए इज द साइड, या आप उसको डिराइव कर सकते हैं। पर एक बार अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी क्या करना है, सुनना पूरा है ना। तो 2√2 आपका लिख दो, म्यू नॉट क्या था 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, करंट इसमें है 5 एम्पियर, पाई कैंसिल हो जाएगा। ए क्या है आपका 1/√2 मीटर्स में दे रखा है, ठीक है जी। पाई गॉट कैंसिल, 2 केम इन द न्यूमरेटर, 4 हो गया, ये 5 4 जा 20 हो गया, 20 इंटू 4 80 हो गया। तो 8 इंटू 10 टू द पावर -6, 8 आंसर है शायद इस क्वेश्चन का, 10 टू द पावर -6 में 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो है भैया मेथड नंबर 1, इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूले एज इट इज। इफ यू डोंट रिमेंबर डोंट वरी, यू हैव टू डिराइव इट बेसिकली ऑन द स्पॉट, है ना। तो यू कैन ऑलवेज डिराइव द फॉर्मूला, डजंट टेक टू लॉन्ग, बट एक दो बार डिराइव करोगे ना तो वो रट जाएगा। फॉर्मूला कैसे रटे सर, मेरे को रटने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ना, फ्रैंकली मेरे को कभी रटा नहीं है कोई भी चीज़। तो मैंने क्या किया, 2-3 बार डिराइव कर लिया। जैसे कि एक साइड का आपको पता है कि सेंटर पे 45 डिग्री एंगल सबटेंड होता है और ये a/2 होता है ना, एंड द साइड इज a, डिस्टेंस ऑफ द साइड फ्रॉम द सेंटर इज a/2, रिमेंबर दैट। तो वो एक साइड का कितना हो जाता है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर वाला फॉर्मूला याद है। तो 4 पाई आर ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ 45 डिग्री लगा रहा हूँ मैं, cos 45 प्लस cos 45 वाला, जिसमें बी ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाता है 4 टाइम्स द बी ऑफ द साइड, है ना। तो ऐसा ट्राइंगल में 3 टाइम्स बी ऑफ द साइड कर लेना, हेक्सागन में 6 टाइम्स बी ऑफ द हेक्सागन कर लेना, और ये तीनों फॉर्मूले खुद डिराइव करना, फॉर्मूला शीट पे लिख लेना ताकि वो याद रहे एग्जाम हॉल में, ये मेहनत बच जाए, है ना। ये तो चलो स्क्वायर का फिर भी कई बच्चों को याद होता है, स्क्वायर ही सबसे ज़्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस वगैरह में भी आता है, लेकिन आपको ट्राइंगल का आ गया, फिर आपको कोई बातें याद रहे ना रहे। तो एक बार मेरी गुजारिश है कि इस जनरल फॉर्मूले से ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, cos ऑफ 30 डिग्री प्लस cos ऑफ 30 डिग्री, है ना, उस तरह से। तो वो आप ट्राइंगल, स्क्वायर और हेक्सागन का भी डिराइव कर लेना और उसको फॉर्मूला शीट पे लिख लेना, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा। तो 4 टाइम्स दिस बिकम्स व्हाट, नाउ सी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर कितना है a/2, है ना। आर को ए मत लिख देना, जैसे ट्राइंगल के केस में ये 2/√3 ये हो जाता है ना। तो ट्राइंगल के केस में अलग होता है और यहाँ पे अलग होता है, वो भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी। तो 4 वगैरह कैंसिल हो गया, 2√2 न्यूमरेटर में आ गया, म्यू नॉट आई बाय पाई ए। फॉर्मूला आपने एक बार डिराइव किया, यू विल डेफिनेटली रिमेंबर इट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड that is how you can do this question also. Now this particular question is there, and ये वाला क्वेश्चन भी देखना, करंट कैरिंग स्क्वायर लूप अगेन गिवन है, ABCD ऑफ एज लेंथ A दे रखा है, अगेन स्क्वायर लूप है, बट रेजिस्टेंस ऑफ ABC पार्ट इज R, मतलब ये वाला पार्ट की रेजिस्टेंस R है, एंड रेजिस्टेंस दैट ऑफ ADC पार्ट इज 2R, है ना। मतलब स्क्वायर लूप नहीं है टेक्निकली, क्योंकि लूप में तो करंट आपका क्लॉकवाइज चल रहा है तो क्लॉकवाइज ही चलेगा, बट यहाँ पे थोड़ी सी करंट इलेक्ट्रिसिटी भी लगानी है आपको क्वेश्चन में, एंड रिजल्ट इन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर निकालना है, आपको जनरल फॉर्म में निकालना है। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, है ना। मैं ये चाहता हूँ कि कुछ भी मैं हिंट दूँ उससे पहले, मैंने एक बार क्वेश्चन समझा दिया, बट एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ के डायग्राम बना के पॉज करके इसको ट्राई कर लेना। बच्चा आप ही के फेवर में ये चीज़, ट्राई नहीं करोगे सिर्फ देखते रहोगे सोल्यूशन, तो गेन कुछ नहीं होगा ना, मतलब आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ एक स्पेक्टेटर या ऑडियंस की तरह देख रहे हो, तो वो दिक्कत नहीं है ना। अब देखना यहाँ पे सॉल्यूशन कि आई इधर जा रहा है और R/2R, है ना, मतलब 1:2 रेशियो में रेजिस्टेंस है आपकी, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इज करंट डिवाइडर, तो करंट कैसा हो गया 2:1 में, 2I/3 एंड I/3 में करंट डिवाइड हो गया। चमक रहा है क्या कह रहा हूँ मैं,
कि इसमें I1 मान लो, I1 दे भी रखा है शायद क्वेश्चन में ना, इसमें I2 मान लो, बट यस I1 बाय I2 इज R2 बाय R1, तो R2 इज 2R, R1 इज R, विच गिव्स यू 2:1 रेशियो, है ना। अब 2:1 को आपको I को डिवाइड करना है तो 2I/3 I/3 आपका स्टैंडर्ड रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट है ना। एकदम से मैं लिख देता हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ध्यान रखो यार, रेशियो प्रोपोर्शन कब सीखा था आपने? 2I/3 प्लस I/3, I भी होना चाहिए और दोनों का रेशियो 2:1 भी होना चाहिए। चमक रहा है कि नहीं? मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे ओरल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको I1 बाय I2 इज R2 बाय R1 याद है, पैरेलल कॉम्बिनेशन इज करंट डिवाइडर विच इज 2R बाय R, एंड इफ यू अंडरस्टैंड दैट I1 प्लस I2 शुड बी I, इन दो से आपका क्या आ जाता है? इन दो से आपके पास आ जाता है भाई I1 एंड I2 आर 2I/3 एंड I/3। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है क्वेश्चन। दूसरी चीज़ है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेंटर पे ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पे होगा बिकॉज ऑफ ADC एंड ABC। अब ABC का इनसाइड में है, ABC वाले पार्ट का इनसाइड में है, और ADC का आउटसाइड में। ये बात समझ में आ रही है? ADC is creating magnetic field outside the plane of this board। तो वो एक साइन का भी आपको ध्यान रखते हो कि सब्ट्रैक्ट होगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखना, सबका ऐड हो गया ना, ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, जो भी सबका बाहर की डायरेक्शन में ऐड हो गया, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। इन दोनों की वजह से इनसाइड है और इसकी वजह से आउटसाइड है। बात समझ में अगर आ गई है तो ध्यान देना इस चीज़ पे भी और उस हिसाब से कैलकुलेशन करना, ठीक है। देन यू गेट द आंसर, मतलब रेस्ट इज डायरेक्ट, है ना। और डाउट हो तो लिख देना कमेंट में, बट एक बार पूरा एफर्ट देना, मतलब क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई किया है, सोल्यूशन को भी 2 बार देखा है, उसके बाद, क्योंकि हर सोल्यूशन को रिपीट तो कर ही देता हूँ, बट यू मेक श्योर दैट यू डू इट एटलीस्ट ट्वाइस, है ना। और AD और AC का मैं डबल ले रहा हूँ, है ना, क्योंकि जैसे 4 टाइम्स लिया था तो यहाँ पे 2 ही साइड है, तो AB का डबल हो जाएगा, BC का भी उतना ही होगा। AB का कितना है देखो, μ0 I/4 पाई A/2 एंड ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ 45 डिग्री। समझ रहा है? पूरा लिख रहा हूँ मैं, सारी स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेट्स राइट इट एनीवेज so that you guys can understand what is going on exactly। okay, A/2 पीछे भी जैसे मैंने बताया वही चीज़ है। ओके, many things here get cancelled of course, एंड आपका 2√2 जहाँ पे आता था, यहाँ पे √2 आएगा, है ना। तो देखना μ0 I/1 बाय पाई A √2 आएगा, एंड यहाँ पे √2 μ0 I/2 बाय पाई A आएगा, है ना। तो ध्यान देना, पीछे जैसे क्या था, I1 I2 बस सेम, तो ये दिस प्लस दिस होके 2√2 आ रहा था, ठीक है ना, पीछे वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या है, I1 I2 एक तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, तो आप इसको ओरली भी जज कर सकते हो किसी पॉइंट पे, यार ये I1 माइनस I2 फॉर्म रहेगी। अब I1 माइनस I2 कितना है बच्चा? वी नो I1 माइनस I2 इज I/3, है ना। तो 1/3 का दो, देखो 2 ऑप्शन में आपको 1/3 देखा, बट √2 एक ही में है, इनफैक्ट √2 न्यूमरेटर में एक ही ऑप्शन में है ना, तो दिस बिकम्स योर आंसर, ठीक है। तो यू कैन से दिस इज अ समवॉट जेई मेन के हिसाब से थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, वैसे तो उतना नहीं, बट जेई मेन के हिसाब से ये वो क्वेश्चन है जो तो सब बच्चे शायद नहीं कर पाएंगे, लिमिटेड टाइम में तो सब बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा ही लगाना है ना, कि करंट्स आपके 2:1 में डिवाइड हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन इज करंट डिवाइडर। एंड मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन का भी ख्याल रखते हुए ध्यान देना कि इसका इनसाइड था, AB का इनसाइड है तो BC का भी इनसाइड है, बट AD का और DC का आउटसाइड है बच्चा, है ना। तो AD और DC, जिसमें ADC का ट्वाइस ऑफ AD भी हो जाता है, वो ध्यान में रखते हुए पूरा कैलकुलेशन करना, 2 बार कैलकुलेट करना खुद से, 2 बार वीडियो सोल्यूशन देख ले, फिर भी डाउट आता है कमेंट कर देना, रिप्लाई टू इट। ओके, चलिए, दैट इज ऑल्सो एन एक्सटेंड टू दिस साइड ऑफ क्वेश्चन। फिर ये तो आपको पता ही हर साल आता है ना, ये भी जनरल फॉर्म में ही होता है। चलिए, तो इसको कैसा कर देते हैं अपन, मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन निकालना है और इसके अपन 3 पार्ट्स बना देते थे, है ना। दिस इज माई फर्स्ट पार्ट, दिस इज माई सेमी सर्कुलर भी नहीं है, ये क्या है, 3/4 ऑफ अ सर्कल, है ना, सेकेंड बोल देता हूँ इसको मैं, एंड दैट इज माई लास्ट बट थर्ड पार्ट, सेमी इनफाइनाइट, है ना। पहली बात तो B1 का मैग्नेटिक फील्ड O पे कितना है ना, B1 के लेंथ के अलोंग O लाई कर रहा है, तो 0 आता है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन। ध्यान देना, कोई भी एक वायर है,
जिसके लेंथ के अलॉन्ग ही कोई पॉइंट ले रहे हैं अपन, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 0 आता है। सिमिलरली B3 पहले लिख देता हूँ, विच इज सेमी इनफाइनाइट का इन साइड में म्यू नॉट आई बाय 4πr है ना, या 4πa दे रखा है ना। तो म्यू नॉट आई बाय 4πa सेमी इनफाइनाइट, और ये इन साइड आया, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी ध्यान रखना। ओके ठीक है, और ये 3/4 है। B2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/4 ऑफ म्यू नॉट आई बाय 2a है ना। म्यू नॉट आई बाय 2a पूरे सर्कल का था, तो 3/4 ऑफ द सर्कल का क्या हो जाएगा, 3/4 ऑफ दैट। और ये भी इनसाइड में है ना, तो दिस इज ऑल्सो इनसाइड, कीप दैट इन माइंड। 1 2 एंड 3 को आप ऐड कर दो एंड आंसर ले आओ। तो ये आपको फॉर्मेट पता भी होगा, सिंपल भी होता है, नहीं छोड़ना है इसको, आपको पता ही है। और वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड में वही बात है, डायरेक्शन पहले आता है फिर मैग्नीट्यूड आता है। जैसे पीछे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया ना कि डायरेक्शन ऑफ एडीसी एंड एबीसी आर ऑपोजिट, दैट डायरेक्शन बिट कम्स फर्स्ट फिर कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे भी डायरेक्शन दोनों के इनसाइड है, 2 और 3 के स्पेशली, तो वो ऐड हो जाएगा। ये चीज़ आप कर लेना कैलकुलेट। कैन यू मेक मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस नाउ, लाइक कैन आई बी फास्टर नाउ? बट मैं एक बार कर ही लेता हूँ है ना। तो यहाँ पे क्या क्या कॉमन लिया इन्होंने, कई बार 2πa कॉमन ले लेते हैं, कई बार कुछ और। तो म्यू नॉट आई बाय 4 नहीं, 2πa या 4πa में से कुछ, तो 4πa कॉमन लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 4πa में एक 1 आ जाएगा, एंड यह 3/2π आ जाएगा है ना, और प्लस साइन आ रहा है, वैसे ज़्यादातर ऑप्शन में प्लस ही, तो ये होना चाहिए मेरे ख्याल से, विच इज़ बी ऑप्शन। मैं चेक कर लेते हैं इसका ये क्या। ठीक है, तो एक ये है, एक ये है यार, ये भी कई बार आया हुआ, आपको पता ही होंगे ये सारे केसेस, अपन ग्रेविटी रिवीजन बैच में भी डिस्कस किए हैं है ना। ईच ऑफ दीज पॉसिबिलिटी स्क्वायर है, ट्राइंगल है, इस तरह का है। ये वाला आपका वो मैट्रिक्स मैच लिस्ट मैचिंग में भी आया हुआ है, 2-3 टाइप के बना देते हैं। ये सारे स्टैंडर्ड अपन कर रहे हैं। करंट दे रखा होता है सेमी सर्कुलर पार्ट से 2, 6π और 4π रेडियस के हैं, एंड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर निकालना। अगेन सी, because of these two parts, let's call them 1 and 2, magnetic field at center is 0. Why? Because this segment has point lying on its length है ना। तो जो भी segment of wire है जिसका ये point length के along ही lie कर रहा है, वो magnetic field का contribution कितना बनता है, 0 है ना। This should be clear to you, although obvious, but should be written explicitly ताकि आपको याद रहे। फिर ये थर्ड पार्ट है मेरा, जो कि क्लोजर टू द सेंटर है, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड बड़ा होगा है ना। B3 का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या है वो भी देख लो, एंड सेमी सर्कुलर है, मतलब म्यू नॉट आई बाय 4r2 लेना है इसको, और ये इनसाइड में है, ये डायरेक्शन का भी ख्याल रखना है, एंड दिस वन इज आउटसाइड बट फार्दर है ना, मतलब R1 बड़ा है, अपन क्या लिखेंगे, ये छोटा होगा मैग्नीट्यूड में, म्यू नॉट आई बाय 4, R1 बड़ा है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ B4 छोटा होगा। जो पास में है उसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है, जैसे वो इनफाइनाइट वायर वाला क्वेश्चन था ना, तो ये 4 एम्पियर पास में है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। 5 एम्पियर ऑल्दो बड़ा करंट है, बट 10 सेंटीमीटर्स पे तो उसका कम है, समझे कि नहीं। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड इन सब का वेक्टर सम है, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज एक्चुअली B3 इज ग्रेटर, तो B3 माइनस B4, एंड म्यू नॉट आई बाय 4r कॉमन ले सकते हो आप, 1/r1 माइनस 1/r2 1/r2 माइनस 1/r1 एंड r1 माइनस r2 जो भी है न्यूमरेटर में आ जाएगा। कैलकुलेशन 4π इंटू 10⁻⁻7, करंट इज हाउ मच, 12 एम्पियर, 4 डिवाइड कर दो, 1 बाय क्या था 6π एंड 1/4π का डिफरेंस, ठीक है ना। क्या आगे कैलकुलेशन देखना, 4π तो कैंसिल कर दो, एलसीएम एक्चुअली 12π ले लो, 12π एलसीएम मैंने ले लिया, अपने पास 4π कैंसिल हो जाएगा, 12 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 भी कैंसिल हो गया है ना, अच्छा बन गया ना ये, 3 माइनस 2 यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻7 आ रहा है मेरा, एंड
ये 10⁻⁻7 में ही पूछ रहा है, तो 1 ही होना चाहिए आंसर इसका। क्या लगता है, 1 था या कुछ और तो नहीं था? 1 ही था होपफुली, है ना? हाँ, 1 इसका आंसर हो जाता है, April 3 का क्वेश्चन। और ये भी देखना ध्यान रखें, तो हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना, मतलब वी हैव टेकन लिटरली एवरी सब टॉपिक ऑल्सो कंसिडरिंग मैग्नेटिक फील्ड में क्या वैरायटी आती है। नेक्स्ट वैरायटी इज मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ अ रिंग, है ना? एक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ रिंग या करंट कैरिंग लूप में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, याद है कि नहीं? सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले के अपने हाथ से लिख के एक फार्मूला शीट बना लेना बच्चा। ये सभी फार्मूले शीट कहाँ मिलेंगे, या फार्मूला आपको नहीं पता है तो ये आप सर्च कर लेना, है ना, मैग्नेटिक फील्ड फार्मूला रिवीजन, मेरे नाम से सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। तो ये था, आपको याद होगा, म्यू नॉट आई बाय 2r² प्लस x² टू द पावर 3/2 वाला, और डायमेंशन इसके सही रहे इसलिए यहाँ पे r² भी आप मल्टीप्लाई कर देते हो। तो ये फॉर्मूले याद भी होंगे आपको, ऐसी बात नहीं। बट इफ देर इज समबडी जिसको याद नहीं है बच्चा मेरी तरह, वो मतलब याद रखने में दिक्कत है, फॉर्मूला शीट बना लेना, योर जॉब विल बी डन। ही इज सेइंग x क्या है, 3r/4, है ना? तो मैं x इक्वल टू 3r/4 रख के रेशियो निकाल रहा हूँ, ठीक है ना? एक्सिस पे कितना आता है देख लेते हैं, म्यू नॉट आई r² 2 ऑफ, और ये भी कई बार आता है ना, एक्सेस वाला भी कई बार आया, मतलब जेई मेन में ये वन ऑफ द रिपीटिंग टॉपिक है। 16 आ जाएगा, 3/2 कर लेंगे तो क्या आएगा देखना, जब r³ आके r कैंसिल हो गया तो म्यू नॉट आई बाई 2r को मैं अलग ले रहा हूँ। कैलकुलेशन पे ध्यान देना वरना आपको खुद ही आ जाएगा। तो 16 + 9 25 का अंडर रूट क्या है 5, और 5/4 का यहाँ पे क्यूब हो रहा है। 5/4 का क्यूब माने 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 एंड 125 टाइम्स बी सेंटर है। अभी रेशियो में वही बात है कि सेंटर टू एक्सेस पूछ रहा है या एक्सेस टू सेंटर, वो देख लेना। जैसे एक ही ऑप्शन है जिसमें 125 है तो यही आंसर है, बट वही बात है कई बार 125:64 भी दिया रहता है, तो आपको रेशियो का ऑर्डर का भी ध्यान रखना है ना। बात तो समझ आ रही है? चलिए, तो लुक एट दिस क्वेश्चन। यहाँ से अपन एम्पियर्स लॉ के क्वेश्चन पे आ गए हैं। एम्पिरियन लूप ए एनक्लोजेस अ स्मॉल सेगमेंट, क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना। ये वाला पार्ट ए है और बी में क्या है आपका पूरा है ना? तो ये बता रहा है क्वेश्चन भी आपका थोड़ा सा जेनरिक ही है, मतलब सिंपल भी है वैसे, बट जनरल फॉर्म में है आपका। क्यू वैल्यू से इस तरह के एन चार्जेस दिख रहे हैं आपको, ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। बिगर एम्पिरियन लूप बी एनक्लोजेस द होल सर्कल। इफ बी एनक्लोजेस द होल सर्कल, ऑफ कोर्स बी में कितना करंट है, आई बी कितना है बच्चा, ध्यान देना। क्वेश्चन एक बार पढ़ के ट्राई कर लेना, फिर मैं सोल्यूशन देख रहा हूँ वो अभी देखना। तो देखो बी में क्या है, सपोज ये ऐसे घूम रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आई ऐसे जा रहा है और ये आई ऐसे जा रहा है ना, तो आई प्लस माइनस आई है ना, मतलब नेट करंट 0 है ना। इनकमिंग करंट भी है, आउटगोइंग भी उतना ही है, तो बी में कोई भी नेट करंट नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं? अब ए में कितना करंट है वो आपको निकालना है, और वही आंसर हो जाएगा आई ए विच इज हियर, हाउ मच इज द करंट, तो चार्ज पर यूनिट टाइम पीरियड, ध्यान देना चार्ज कितना, n टाइम्स क्यू, है ना। n चार्जेस एक टाइम पीरियड कितना है 2π/ω में कवर हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है बस। इफ यू अंडरस्टैंड n³ ω/2π, yes or no, and if you understand IA is non-zero, IB is 0, then IA minus IB is which of these? समझे क्या नहीं, है ना, दिस ओनली n³ ω/2π, ठीक है। तो एक ये आपका एम्पीरियन लूप पे क्वेश्चन था पिछले साल में, और ये भी देखो एक एम्पीरियन लूप पे स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है ना हर साल, क्या आता है ध्यान देना। लॉन्ग वायर है जिसका एरिया में I1 करंट I करंट फैला हुआ है ना, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एरिया या क्रॉस सेक्शन दे रखा है, मतलब दिस इज अ सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर, जिसको थिक वायर भी बोलते हैं। थ्योरी अगर याद है आपको तो थिक वायर या सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर के अंदर में बाहर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो पूछ रहा है ये, और उसका ग्राफ पूछ रहा है बेसिकली, है ना। तो इन साइड में एम्पीरियन लूप लगाते थे अपन, और आउटसाइड में क्या आता था याद है, और उसका ग्राफ क्या आता है। इन साइड का फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ मैं, आउटसाइड का होपफुली सभी को याद है, विच वॉज म्यू नॉट I/2πr। आउटसाइड तो होता ही है बच्चों, इन साइड में प्रोपोर्शनल टू r होता है, याद है, ठीक है। तो ये थ्योरी है ग्रेविटी, या यहाँ पे भी आपने देखा लेक्चर मैंने कई बार बताई होगी,
ए आंसर हो जाता है इसमें। बी इनसाइड इज प्रोपोर्शनल टू आर। प्रोपोर्शनल टू आर मतलब स्ट्रेट लाइन होता है 0 से आर तक, और यहाँ पे आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ अ थिन वायर ऑल्सो। जो आपके इन्फाइनाइट थिन वायर होते हैं उनमें भी यही फॉर्मूला होता है। थिक वायर में अंदर में आपका एम्पियर्स लॉ लगा के इतना एरिया ऑफ करंट लेना होता है, उससे आर के प्रोपोर्शनल आता है। कंसेप्ट आपका ये है, ठीक है। नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, दिस इज ऑल्सो अ फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन इन जेई मेन। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है रिपीट होके, इसको एक बार ट्राई कर लेना। लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, अगेन क्रॉस सेक्शनल एरिया में आपका करंट फैला हुआ है, तो ये लैंग्वेज देखो आपको हिंट देती है कि क्रॉस सेक्शन में फैला हुआ है ना। हाउ डू यू नो इफ इट इज द थिन वायर या होलो वायर या थिक वायर? क्रॉस सेक्शन जब दिया है मतलब वो सॉलिड वायर है, समझे ना। और ये भी लाइन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द क्रॉस सेक्शन है ना। तो दिस ऑल गिव्स यू एन हिंट, इट इज अ सॉलिड वायर, सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर। एंड इसका आंसर भी किसी को अगर याद है डायरेक्टली तो लगा देना, बट जिसको नहीं है वो पूरा क्वेश्चन पढ़ना एक बार। तो ये कह रहा है कि इनसाइड में और आउटसाइड में कहाँ पे इक्वल है, एंड वेयर इज इट हाफ ऑफ द सरफेस, है ना। तो इनसाइड में शुड बी इक्वल टू आउटसाइड में इक्वल टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम कहाँ होती है, देखो सरफेस पे मैक्सिमम होती है ना। ध्यान देना ग्राफ पे, वेयर इज इट मैक्सिमम सरफेस पे। ए पे आपका म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए आता था ना। तो दैट बीइंग द कंसेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो यू मेक द कैलकुलेशन इफ यू डोंट नो, है ना, खुद से ही करना एक बार। और अगर आता है ना, और मैं कैपिटल आर या ए ही यूज कर लो चलेगा, ए दे रखा है क्वेश्चन में तो ए ही यूज कर लो। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्मॉल आर, ये भी इक्वल होना चाहिए। एंड हाफ ऑफ द सरफेस मतलब म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए, चमक रहा है, ठीक है ना। तो इससे और इससे मेरे पास आर इनसाइड इक्वल टू ए बाई 2 आता है, एंड इससे और इससे मेरे पास आर इक्वल टू 2 ए आ जाता है ना। 1/2 मैं भूल गया यहाँ पे लिखना, बट वो 1/2 से ये देखो यहाँ पे आर इक्वल टू 2 ए आउटसाइड में, और इनसाइड में ए इक्वल टू आर इक्वल टू ए बाई 2 आ जाता है। दोनों कैलकुलेशन करना, तो ये 2a और a पे बराबर होता है ना। 2a और a बाई 2 पे बराबर होता है। ग्राफ पे भी समझना है इसको क्या हो रहा है यहाँ पे। बिकॉज ऑफ द सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर, हाउ इज द मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इट इज स्ट्रेट लाइन देन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट। तो क्लियरली कहाँ पे मैक्सिमम है बच्चा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए एट द सरफेस, है ना। मैक्सिमम कहाँ पे है, सरफेस पे, ओके। एंड व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड इज ए बाई 2 पे एंड 2a पे ये आपका हाफ ऑफ द मैक्सिमम हो जाता है। ग्राफ पे भी दिखना चाहिए, चलो हाँ ले लेते, होपफुली यू अंडरस्टैंड ना, ये हाफ ऑफ द मैक्सिमम। तो ये दोनों वैल्यूज याद रख लेना आज के बाद, ताकि इस तरह के क्वेश्चन में दोबारा आपको कैलकुलेट ना करना पड़े। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हो सकता है रिपीट भी हो जाए, इफ़ नॉट इन 26-27 में हो जाए, बट हाँ काफ़ी बार रिपीट पहले भी हो चुका है ये क्वेश्चन, तो स्टैंडर्ड कंसेप्ट है। मूविंग ऑन, चलिए। तो सोलेनॉइड दे रखा है, करंट दे रखा है, सोलेनॉइड के क्वेश्चंस पे फिर से आ गए अपन। लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड निकालना है, तो वही बात है, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड सबको याद है। एंड कैलकुलेशन में कई बार एक गलती करते हैं बच्चों को ध्यान देना, क्या है कि यार दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, है ना। इफ दिस इज गिवन दैट इज टोटल टर्न्स, तो टोटल टर्न्स गिवन है और नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ गिवन है, वो अलग अलग कंसेप्ट है, इनको मिक्स नहीं करना है ना। ये तो वैसे सिंपल क्वेश्चन है, बट कई बार बच्चों को टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया रहता है या टर्न्स दिया रहता है, उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो वो कैपिटल एन और स्मॉल एन लिख के अपन डिफरेंशिएट करते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया और लेंथ पूछा है, तो लेट्स मेक द कैलकुलेशन नाउ। समझ गए कि नहीं। 4 पाई 10 टू द पावर -7, कैपिटल एन क्या है 200 टर्न्स, है ना। और पर यूनिट लेंथ कैसे पता चला कि यहाँ पे पर सेंटीमीटर या पर मीटर लिखा रहता है। रेडियस का कोई यूज नहीं है, म्यू नॉट देख लिया अपन ने। करंट क्या था 0.29 एम्पियर, एंड लेंथ क्या है इस क्वेश्चन में, अगर लेंथ ही निकालना था ना आपको, तो बी आ जाएगा डिनोमिनेटर में। आप बी क्या था इस क्वेश्चन में 2.9 10 टू द पावर -4, ठीक है। तो 2.9
एंड 29 कैंसिल कर दिया मैंने, ये एक और -1 कर दिया मैंने, 4 टू या 8 पाए तो हो ही गया है, इंटीजर आंसर है शायद। बट 10 की पावर भी देख लेना एक बार, ये 10⁻², मीटर्स में आ रहा है, पर मीटर में आ रहा है ना, या मीटर्स में ही आ रहा है, लेंथ है ना, मीटर्स में आ रहा है, और सेंटीमीटर में चाहिए तो 8 पाई सेंटीमीटर, 8 आंसर हो जाए। ठीक है बच्चा, 8 होपफुली इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। है ना, मैंने थोड़ा जल्दी सॉल्व किया है तो कहीं पे अगर गलत मार्क कर दिया, कई बार जल्दबाजी में गलत मार्क कर दिया तो वो देख लेना। एंड दिस इज अनदर सोलेनॉइड का क्वेश्चन विच इज आस्किंग यू, एरिया लेंथ दिया है तो रिलेटिव परमिएबिलिटी गिवन है ना। अब यहाँ पे ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के कंसेप्ट पे थोड़ा बहुत आ गया है ना। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो चैप्टर है जिसमें अर्थ मैग्नेटिज्म हट चुका है, उसका क्वेश्चन भी नहीं आया, जो कि अच्छी बात है। वैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का वेटेज बीच में बढ़ गया था, 23 में, 24 में भी था, 25 में कम हुआ है ना। तो इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किप दैट यू कैन डू, बट बी कॉशियस, कभी ज़्यादा भी आ जाता है। कभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट 10 में से 7 शिफ्टों में आया हुआ है ना, 23 और 24 में देखना, 25 में कम आए। तो ये क्वेश्चन था उसका, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलेनॉइड क्या है। वैसे ये क्वेश्चन आपका मैग्नेटिज्म इन जनरल का भी क्वेश्चन है कि कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है। तो एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आपको फॉर्मूला लगाना है इसमें। एनर्जी डेंसिटी क्या था मैग्नेटिक फील्ड के लिए, B²/2μ0 है ना, और ये अगर अलग मटेरियल है तो 2μ हो जाएगा है ना। फिर एरिया इनटू लेंथ आपका वॉल्यूम हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। फिर इफ इट इज, आई थिंक बी की टर्म्स में पूछ रहा है तो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट मेक श्योर μ0 इज μr इंटू μ0, ये आप लगा रहे हो, जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का कंसेप्ट है ना। क्या μ इक्वल टू μr इंटू μ0, तो वो 2 दे रखा है तो 2 और 2 4 हो जाएगा। देयरफॉर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी दिस। ठीक है ना, समझे कि नहीं। जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो सिंपल चीज़ ही है, जस्ट दैट यू नो वेदर μ इक्वल टू μr इंटू μ0 लगाना इस क्वेश्चन में, क्योंकि रिलेटिव परमिएबिलिटी दे रखा था। ठीक है, एंड एज आई एम सेइंग कि आपको इस साल में 25 में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर से कम क्वेश्चन आए। दिस इज द ओनली क्वेश्चन आई फील दैट कंप्लीटली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है, और विच इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। अगेन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पे इस तरह के क्वेश्चन बहुत रेगुलरली आए हैं। तो जेई मेन 23, 24, 22 में भी कैसे आए हैं वो आप एक अलग से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी रिवीजन करके सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। बट आप परसेंटेज इंक्रीज, या ये लाइन सर्च कर लेना, परसेंटेज इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड, वेरी कॉमनली आस्क्ड PYQ फ्रॉम जेई मेन, जो कि मैं आपको यहाँ भी समझा रहा हूँ वैसे। बट हाँ, और भी PYQs आए 25 के अलावा, देख लेना है ना, रिपीटेड PYQ है। तो करंट कैरिंग सोलिनॉइड में मैग्नीशियम भर देने से क्या हो जाता है। तो देखना वही बात है कि μ μ0 बिकम्स μr टाइम्स μ0 है ना। मतलब हम बोल सकते हैं कि परमिएबिलिटी बढ़ जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है ना। तो डेल्टा B/B का परसेंटेज है ना, या B0 का परसेंटेज इंक्रीज, ये कंसेप्ट देखो कई बार PYQs में आया है। इस पर एक अलग वीडियो जैसे मैंने कहा मैंने किया हुआ है परसेंटेज इंक्रीज पे, तो वो क्या होता है आप ध्यान देना यहाँ पे। तो B माइनस B0/B0 क्या हो जाएगा ना, B क्या है म्यू NI, B0 क्या है μ0 NI है ना, क्योंकि आपने वैक्यूम के बजाय मैग्नीशियम भर दिया, तो वो आ जाता म्यू रिलेटिव इनटू, यहाँ से देखते रहना, μ/μ0 -1 इंटू 100, तो याद आता म्यू रिलेटिव -1, एंड म्यू रिलेटिव कितना है ससेप्टिबिलिटी +1 है ना। तो दिस इज द कंसेप्ट फ्रॉम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, एंड परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड जब भी पूछे ना ओरल क्वेश्चन हो जाता है, ससेप्टिबिलिटी इंटू 100 करना है। चमक रहा है कि नहीं, दैट इज ऑल। आपको क्वेश्चन में पेन उठाने की भी नहीं ज़रूरत है, अगर आपको ये कंसेप्ट पता है कि ये चीज़ ससेप्टिबिलिटी इंटू 100% होती है तो, आई रिपीट, आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू नो दैट इस तरह के क्वेश्चन में परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड इज ससेप्टिबिलिटी इंटू 100 ओनली दिस थिंग इफ यू नो, एंड इफ अ क्वेश्चन कम्स यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ द कॉम्पिटिशन, जस्ट थिंक अबाउट इट। जो बच्चे NIT जाना चाह रहे हैं, टॉप NITs में टॉप ब्रांचेस, उनमें आप आ जाएंगे अगर आपको ये चीज़ पता है कि ससेप्टिबिलिटी इंटू 100 करना है। ठीक है बच्चा, तो 100 कर देना मत भूलना,
क्योंकि वो 10⁻⁵ वाले ऑप्शन भी है और 10⁻³ वाला एक ही ऑप्शन है, देखो दैट बिकम्स योर आंसर बिकॉज 1.2 इंटू 10⁻³ हो जाता है। मैं यहाँ पे भी एक बार लिख देता हूँ कैलकुलेट करके, 6/5 या 1.2 था ना, तो 1.2 लिखता हूँ एक बार, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। इंटू 100 करने से वो 1.2 इंटू 10⁻³ हो गया। ठीक है बच्चा, तो these are all the questions which I feel are very important in order to revise the entire magnetism। कुछ questions हैं जो कि बहुत सिंपल है, उनको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, इनको होमवर्क में ट्राई कर लेना प्लीज़। दे आर सिंपल बट यस वी हैव ऑलरेडी डन सच क्वेश्चंस इन टुडेज सेशन। तो यहाँ पे आपको सिंपल है वो R1 R2 रेडियस का रेशियो, वो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। आज के सेशन के नोट्स अगेन आपको JEE1 ऐप पे PYQ खजाना सेगमेंट में जाना, JEE 2025 में जाना, और आपके टॉप PYQs का एक अलग फोल्डर है, तो ये 2 फोल्डर्स के बाद में आपको इस सेगमेंट में मिल जाएगा। एंड एज यू नो अगेन ग्रेविटी बैच अपना लाइव है जिसके अपन क्रिस्प रिविजन्स कर रहे हैं। तो ये रिविजन्स क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि जो JEE मेन पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, एडवांस का एक अलग बैच अपना, JEE मेन पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिवीजन आपको चाहिए वो ग्रेविटी बैच में, और लिमिटेड रिवीजन है, मतलब टोटल 100+ लेक्चर्स है, तो आप वो कर भी सकते हो, या अगर कोई टॉपिक आता है तो जस्ट PDF देख लो। कोई टॉपिक छोड़ के जा रहे हो उससे अच्छा है कि उसका ग्रेविटी का 1.5 घंटे का रिवीजन देख के जाओ, स्पीड अप कर ले तो 1 घंटे का हो जाएगा। समझ रहे हो ये चीज़, कोई भी चैप्टर छोड़ के मत जाना। और अगर आप, मेरी ये गारंटी है, अगर आप इस बैच से उसका 1 घंटे का भी सेशन देख लेते हो तो JEE मेन का तो हर सवाल हो जाएगा। बिकॉज वॉट एसेंशियली वी हैव डन इन एनी ऑफ दीज बैचेज इज स्पेशली ग्रेविटी, कि JEE मेन में जो ट्रेंड चल रहा है और 2-3 सालों से ट्रेंड थोड़ा बहुत चेंज हुआ ऊपर नीचे, ज़्यादा नहीं, तो वो आपका रिवीजन बैच में सारे टाइप के क्वेश्चन है उस तरह के, है ना, पिछले 5 सालों के ट्रेंड के भी। JMP भी ज़रूर लगाना, क्योंकि वही बात है, नथिंग रिप्लेसेस प्रैक्टिस। तो 15 एटलीस्ट पेपर दे देना, उसके बाद उसके अलावा और भी पेपर्स है, बट 15 दिन की वीडियो सोल्यूशन है वो तो दे ही देना। एंड चलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब रहना, एंड शो मी योर लव इन द likes and comments. Thank you so much. Love you all. Keep practicing.